तो दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। ठीक है, तो जलवायु क्या होता है? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में जब जो 30 वर्ष से अगर अधिक के समय में अगर मौसम इस एक प्रकार का रहे या विभिन्न प्रकार के जो मौसम होते हैं, तो वो मौसम को ही यहाँ की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे स्थायी तौर पर रहता है। जो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो मौसम ही कहलाता है। तो इस प्रकार से मानसून मौसम शब्द से ही निकला हुआ है। मानसून का अर्थ होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है, अर्थात अगर भारतीय प्रायद्वीप में देखें तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में, ठीक है, यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम दिशा से बढ़नी शुरू होती है। परंतु अगर वहीं मानसून के निवर्तन के समय में देखें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ये वापसी में आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये बदलाव हैं ये मानसून कहलाता है। ठीक है, जलवायु में नियंत्रण। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि जलवायु को नियंत्रण कौन कौन सी चीज़ें करती है। तो प्रमुख कारक है अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा काफ़ी महत्वपूर्ण इस रोल प्ले करती है इसमें, जलवायु के नियंत्रण में। अक्षांश के द्वारा सूर्य के ताप दाब के द्वारा भी यहाँ पे जलवायु नियंत्रित होती है। तुंगता या जो ऊंचाई होती है, ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र की जलवायु ठंडी होती है। ठीक है, और ज़्यादा नीचे क्षेत्र में ज़्यादातर सूर्य प्रकाश पड़ता है। वायुदाब और पवन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। वायुदाब के द्वारा भी निम्न वायुदाब में ज़्यादातर गर्म वाला क्षेत्र रहता है। ठीक है, जहाँ पे बारिश ज़्यादातर होती है। समुद्र से दूरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समुद्र से ज़्यादा दूर होने पे, ठीक है, जलवायु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। महासागरीय धाराओं के द्वारा भी जलवायु परिवर्तित होता है। और उच्चावच लक्षण, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं जलवायु को नियंत्रित करती है। आगे देखें, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अक्षांश। ठीक है, भारत का जो आधा भाग है कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर भागों में काट देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उत्तर वाला क्षेत्र है ये थोड़ा ठंड का अक्षांश में जो ठंडक रहती है, और दक्षिण में उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अक्षांश जो है मौसम को डिसाइड किया जाता है अक्षांश के द्वारा भी। ऊंचाई देखें तो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत यहाँ पे मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देती है। क्योंकि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो ऊंचाई है 6000 मीटर औसतन हिमालय की ऊंचाई है, जिस कारण से ठंडी हवाएं यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है। वायुदाब एवं पवन की चर्चा करें तो वायुदाब एवं पवन को संचालित करने के लिए निम्न अवस्थाएं होती है, जिसमें वायुदाब व धरातलीय पवन, अर्थात मान लीजिए ये जलीय क्षेत्र है और ये स्थलीय क्षेत्र है। तो जलीय क्षेत्र पे अगर मान लीजिए वर्षा की ये सूर्य प्रकाश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़े तो यहाँ का जो है निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे आगे चल के यहाँ पे मानसून के बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ऊपरी वायु परिसंचरण, जो क्षोभमंडल के ऊपर जेट स्ट्रीम वगैरह इस प्रकार की जो धाराएं बहती है, तो यह भी मानसून को प्रभावित करती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जो जेट स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य सागर से, आप यहाँ देख सकते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, तो यहाँ से भूमध्य सागर से चलने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ धाराएं हैं वो भी हमारे भारत के मानसून को प्रभावित करती है। अब देखते हैं भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी वाले व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा, जो कि विषुवत रेखा भी कहलाता है, इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर पूर्वी जो पवनें हैं वो संचालित होती है। अधिकतर जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलती है। ठीक है, और उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त के पास में। ठीक है, यहाँ ठंड के समय में भारत में जो वायुदाब है वो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे यात्रा होती है। परंतु वहीं गर्मी के मौसम में देखें, जब मानसून के आने का समय होता है तो ये धाराओं की दिशा विपरीत हो जाती है और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, जिससे मानसून का आगमन होता है। ठीक है, जब दक्षिण में या यूं कहे पूरे भारतीय क्षेत्र में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, गर्मी के समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ने पे जब निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहाँ पे वायु गति करने लगती है, जिससे मानसून का आगमन होता है। भारत में अगर देखें तो उत्तर पूर्व की जो वायु है, ठीक है, वो ठंड के समय में उत्तर पूर्व क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। तो इस प्रकार से ये बहते चली जाती है। ठीक है, जो जेठ धारा होती है
वो अक्षांश में 27 डिग्री से लेकर 23 डिग्री यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा भी कहते हैं। आगे देखें, जेठ धारा ये एक संकरी पट्टी में बहती है, क्षोभ मंडल में लगभग 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे यह बहती रहती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। अधिकतर समय पे गर्मी के समय में यह जब गर्मी में यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है तो यह हिमालय के उत्तर की ओर खसक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गर्मी में यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और सर्दी में जो ठंड के समय में 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। भारत में जो जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में हमने अभी चर्चा की कि यह जो जेठ धारा है यह उत्तर दिशा में सरक जाती है, ठीक है। सर्दी के मौसम में जो पश्चिमी विक्षोभ जहाँ भूमध्य सागरीय में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय जो उत्पन्न होते हैं वो इन्हीं जेठ धाराओं के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचते हैं, और जो सर्दी के समय में हल्की हल्की उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो ये इन्हीं का प्रभाव होता है। आगे देखें, भारतीय मानसून की चर्चा करते हैं। अब भारत में मानसून किस प्रकार से आता है, तो भारत का जो मानसून का जो प्रभाव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण में रहता है। जैसे आप यहाँ पे विषुवत वृत्त के दोनों ओर देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर 20 डिग्री अक्षांश तक और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इसका काफ़ी प्रभाव रहता है। स्थल के ताप परिवर्तन, जैसे गर्मी के समय में यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, परंतु उस समय जो विषुवत वृत्त के पास उच्च दाब रहता है इसकी तुलना में, ठीक है। भारत के जो निम्न दाब है उसकी तुलना में विषुवत वृत्त के पास उच्च दाब रहता है, और यह दाब धीरे धीरे अपनी ओर जो निम्न दाब है उच्च दाब की वायु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र होती है जो कि विषुवत वृत्त के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है, यह लगभग भारतीय क्षेत्र पे यहाँ पे गंगा नदी के मैदानों में पहुँच जाती है, ठीक है, जो कि मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर में देखें तो मेडागास्कर के पास लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उच्च दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में इस समय निम्न दाब क्षेत्र होता है और मेडागास्कर और विषुवत रेखा के पास यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से जो उच्च दाब से जो वायु पवनें हैं वो निम्न दाब की ओर गति करने लगती है। इस प्रकार ये मानसून को प्रभावित भी करता है। आगे देखें तो ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तिब्बत का पठार ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पठार के ऊपर का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पे तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधारा एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे चल के जब ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेठ धाराएँ आती हैं, यहाँ पे उत्तर पश्चिम से क्षेत्र से जेठ धाराएँ आती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराओं का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ हिमालय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम जेठ धाराओं जो बहते रहती है ठंडी के समय में, परंतु ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर सरक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन धाराओं का प्रभाव रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत पे देखें तो उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेठ धारा इसका प्रभाव रहता है, तो यहाँ पे पूर्वी जेठ धारा भी चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि मानसून के लिए उत्तरदायी है। डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया का तट है, ठीक है, और जो कि 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 131 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है, ठीक है। और ताहिती, यहाँ पे एक छोटी सी द्वीप है ताहिती, वो जो कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 149 डिग्री पश्चिम देशांतर पे स्थित है। तो इन दोनों के जो दाब का अंतर होता है उसके द्वारा ही मानसून की तीव्रता का पूर्वानुमान किया जाता है, ठीक है। आगे देखें एल नीनो धारा के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका का जो पेरू तट है, यहाँ पर 2 या 5 साल के अंतराल में कभी गर्म धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो गर्म धारा के उत्पन्न होने से यहाँ का जो तापमान है, वैसे तो यहाँ पे ठंडी धारा बहती है, परंतु जब तापमान बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पे पेरू तट पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। और इस कारण से जो मानसून का क्रम यहाँ पे बिगड़ जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाने के बाद इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। तो यह एल नीनो धारा कहलाता है, ठीक है। और यह 2 से 5 वर्ष के अंतराल में आता है, ठीक है। इसके बाद ला नीना एक धारा होती है। ला नीना धारा इसके विपरीत परिघटना होती है, जो जब एल नीनो में यहाँ गर्म जलधारा बहती है, परंतु ला नीना में यहाँ पे ठंडी जलधाराएँ बहने लगती है, और उसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में एशिया वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ठीक है।
तो ये एल नीनो और ला नीना की परिघटना होती है। आगे देखें, अब हम भारतीय क्षेत्र में मानसून के आगमन को समझते हैं। जो मानसून है, सबसे पहले तो हमने चर्चा की थी कि जो उत्तरी क्षेत्र में है यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो विषुवत रेखा के पास, जो कि पहले से ही निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, परंतु जो विषुवत रेखा के निम्न दाब है उसकी तुलना में भारत का निम्न दाब काफ़ी तीव्र रहता है, जिस कारण से यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाली जो पवनें होती है उनको अपनी ओर आकर्षित करके यहाँ पे बारिश कराती है। ठीक है, तो ये जो पवनें हैं धीरे धीरे करके भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचती है और यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है। तो जो प्रथम अगर बारिश देखें तो 1 जून को लगभग यह केरल के तट पे पहुंच जाती है, और उसके बाद आगे चल के यह लगभग 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चल के पंजाब हरियाणा वाले भी क्षेत्र में 1 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में यह 1 महीने के अंदर पूरे भारत में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मानसून होता है जो कि 3 माह लगभग पूरे भारत में बारिश कराती है। आगे चल के जब इस आगे गति करने पे इसके अंतर्गत जो जलवाष्प है उसकी मात्रा कम होते जाती है, इसलिए बारिश की मात्रा भी यहाँ पे कम होते जाती है। आगे जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है या जो जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी अरावली पर्वत जो कि समांतर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बारिश भी कम होती है। सबसे अधिक बारिश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिम घाट में होती है, क्योंकि यहाँ पे सीधे मानसूनी जो पवनें होती है वो पर्वतीय वर्षा कराती है। ठीक है, और जब मानसून में वर्षा हो जाती है उसके बाद जो लौटने का क्रम होता है तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मानसून जो पवनें लौटनी शुरू होती है। इस समय तक जो उत्तर क्षेत्र में उच्च दाब और विषुवत रेखा के पास में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यह धीरे धीरे करके लौटना शुरू हो जाती है, जो कि 15 अक्टूबर तक प्रायद्वीपीय भाग में पहुंच जाती है। ठीक है, और यहाँ से विषुवत व्रत के द्वारा इस जो पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। तो ये मानसून का आगमन और वापसी होती है। आगे देखें, जो द्वीप हैं हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो सबसे पहले जो मानसून की बारिश होती है इन्हीं के ऊपर होती है। ठीक है, जो कि मई के प्रथम सप्ताह तक होती रहती है। ऋतुएं देखें तो तापमान में अधिक भिन्नता की वजह से विभिन्न ऋतुएं भी होती है, जिसके अंतर्गत शीत ऋतु में जो है नवंबर से फरवरी तक चलता है, और यह मानसूनी पवनों के वापस लौटने का क्रम होता है। इस समय मानसूनी पवनें जो है पूरे भारत से धीरे धीरे करके वापस लौटते रहती है। ठीक है, यहाँ पे मानसून के आने से जो निम्न दाब का क्षेत्र रहता है धीरे धीरे उच्च दाब में या ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ पे वायु दाब बढ़ने लगता है, और आगे चल के ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे जो कि पवनें हैं वो धीरे धीरे लौटने लगती है। तो इस प्रकार से शीतकाल की जो वर्षा होती है वो उसे महावट कहा जाता है। आगे देखें, ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक की होती है, और सूर्य की उत्तर की ओर जो गति होती है, यहाँ पे विषुवत व्रत से अगर सूर्य उत्तर की ओर गति करे तो ये गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्मी का मौसम यहाँ पे प्रारंभ होता है। मार्च में जो है दक्कन का तापमान, ये दक्कन वाला जो क्षेत्र है यहाँ का तापमान 38 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात में यहाँ पे जो तापमान है 42 डिग्री तक पहुँच जाता है। आगे देखें तो मई में उत्तर पश्चिम में जो है 45 डिग्री सामान्य तक रहता है। ये मई गर्मी का मौसम रहता है इस समय भी। तो यहाँ पे जो थार मरुस्थल रहता है उससे उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं काफ़ी निम्न दाब हो जाता है। इस वजह से यहाँ की जो पवनें हैं वो गति करने लगती है छोटा नागपुर पठार की ओर। इस समय लू जो कि उत्तर भारत की एक स्थानीय पवन भी है, धूल भरी गर्म शुष्क पवनें यहाँ पे इसके द्वारा चलने लगती है उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। आगे देखें, कभी कभी इस मौसम में जो गर्मी की मौसम होती है तीव्र हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। ठीक है, इसे पश्चिम बंगाल में जब ये बारिश होती है तो इसे काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी मात्रा में जनहानि या धनहानि के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो कर्नाटक और केरल में जो यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है, तो उससे आम जल्दी पक जाते हैं। मानसून यहाँ पे जल्दी पहुँच जाता है कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में, तो इस वजह से ये जो वहाँ पे वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, जैसे कि हमने चर्चा की थी, यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से यह जो क्षेत्र है अपनी ओर पवनों को आकर्षित करता है, और यहाँ से दो भागों में जो मानसून की पवनें बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे मानसून पूरे भारत में फैल के यहाँ पे बारिश कराता है, और आगे
चल के इसके निवर्तन का भी या इसके लौटने का भी समय होता है। आगे देखें तो अब वर्षा में विराम की बात करें। जब ये मानसूनी पवनें चलती है तो कभी कभी चलते चलते यहाँ पे इसके जलवाष्प की मात्रा कम होने के कारण से ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है, जिस कारण से कुछ कुछ क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है, जिसे वर्षा का विराम कहते हैं। परंतु जब ये आगे चलती रहती है तो किसी नदी के द्वारा, जैसे गंगा नदी क्षेत्र के ऊपर से चली तो गंगा नदी क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प ग्रहण कर लेती है और आगे चल के यह बारिश कराती है। तो इस प्रकार यह वर्षा में विराम कहलाता है, ठीक है। हिमालय का जो जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बाढ़ भी आते हैं। उष्णकटिबंधीय जो निम्न दाब क्षेत्र है, ठीक है, इसकी जो आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जिस कारण से चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। और कोई कोई क्षेत्र पे इस प्रकार से अगर देखें मानसून कई जगहों पे, जैसे यहाँ पे अरावली पर्वत जो कि इसके समांतर पड़ जाता है राजस्थान में, तो इस मानसून पवनें इससे आगे निकल जाती है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, इसलिए यह क्षेत्र सूखा रह जाता है, ठीक है। आगे देखें, अब मानसून की वापसी देखते हैं। मानसून चूँकि मानसून 1 जून से लेके अगस्त तक यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। उसके बाद जब यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उच्च दाब में ये विषुवतीय रेखा के निम्न दाब की ओर यहाँ पे पवनें गति करने लगती है, जो कि उत्तर पश्चिम से पहले तो पूर्वी दिशा में गति करती है और फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये गति करने लगती है, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर की तरफ जो समय है ये इस प्रकार से गति करने लगती है। आगे देखें, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो काफ़ी गर्म और वर्षा ऋतु से जो शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, ठीक है। वर्षा ऋतु यहाँ पे अभी हमने मानसून के बारे में अध्ययन किया, जून से लेके कि अगस्त सितंबर तक के यहाँ पे बारिश हुई। उसके बाद जो अक्टूबर नवंबर का माह होता है वो बारिश की वजह से, यहाँ का उच्च दाब उत्पन्न हो जाने की वजह से ठंड परिवर्तन हो जाता है ठंड में, ठीक है। उच्च तापमान और जो आर्द्रता वाली अवस्था होती है वह क्वार की उमस कहलाती है। इस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होने की वजह से धीरे धीरे गर्मी के कारण से उमस होने लगती है। यहाँ पे जो मेघालय में मासिनराम है, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। स्टेलेग्माइट क्या होता है, जब चूना का पत्थर पिघलने चूरा चूरा होने के बाद या पिघलने के बाद जब पानी के द्वारा मिश्रित होकर वह एक एक करके बूंद बूंद टपकता है तो एक प्रकार की संरचना का निर्माण करता है गुफाओं में, ठीक है, जिसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है और स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार से संरचनाएं बनती हैं। नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब वाली जो अवस्था है वो बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है, और यह स्थानांतरण चक्रवात के लिए भी जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद से बंगाल में चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं, जो कि काफ़ी व्यापक और भारी वर्षा होती है इन चक्रवातों के कारण से, ठीक है। और गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं इसको काफ़ी यह प्रभावित भी करती है, यहाँ पे अक्सर चक्रवात आते हैं। आगे देखें, और ये जो चक्रवात हैं कभी कभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो चक्रवात हैं काफ़ी हानिकारक होते हैं। वर्षा का वितरण देखें तो पश्चिम तट के जो भाग हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा पश्चिम तटीय भाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगभग 400 सेंटीमीटर की वर्षा भी हो जाती है। और इसके तुलना में अगर देखें तो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के जो और गुजरात के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि आगे चलते चलते मानसूनी पवनें कमज़ोर होने लगती है, उनमें जलवाष्प की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए भी यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है। उसी प्रकार जो उत्तर वाला जो लद्दाख वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी इसी कारण से कम बारिश होती है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमने काफ़ी चर्चा की मानसून के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।